नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके राजस्थान पर। देखिए, सबसे पहला जो व्यवस्थित प्रयास था वो वीसी मिश्रा ने किया था ओके 1967 में। उनकी एक किताब थी राजस्थान का भूगोल। ओके उसमें उन्होंने राजस्थान को 7 हिस्सों में बांटा था, लेकिन वो क्लासिफिकेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। अच्छा फिर बाद में 1994 में डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना का वर्गीकरण आया और वो आज के समय में ज्यादा माना जाता है, ज्यादा चलता है। तो उन्होंने कितने हिस्सों में बांटा? उन्होंने राजस्थान को 4 मुख्य भौतिक प्रदेशों में बांटा। और आज हम इन्हीं 4 प्रदेशों पर ही फोकस करेंगे क्योंकि ये राजस्थान की जो भौगोलिक तस्वीर है उसे ज्यादा साफ तौर पर दिखाते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रदेश कौन कौन से हैं और इनमें मोटा मोटा फर्क क्या है? हाँ, तो सक्सेना जी के हिसाब से ये 4 प्रदेश हैं। पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं। दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा दक्षिणीय पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। अच्छा। अब इनकी तुलना करें तो देखिए, एरिया के हिसाब से मरुस्थल सबसे बड़ा है, करीब 61% हिस्सा। बाप रे, आधे से ज्यादा। हाँ, आधे से ज्यादा। लेकिन आबादी देखें तो पूर्वी मैदान में लगभग 39% और मरुस्थल में करीब 40% लोग रहते हैं। तो आबादी इन दो में ज्यादा है। और उम्र में कौन सबसे पुराना? उम्र में तो अरावली, कोई मुकाबला ही नहीं। प्री कैम्ब्रियन काल की है, मतलब अरबों साल पुरानी, जब धरती बनी रही थी कह सकते हैं। और सबसे नए हैं मरुस्थल और मैदान। ये टेथे सागर के हटने के बाद बने। खासकर मरुस्थल, ये तो प्लीस्टोसीन युग का है, मतलब पिछले कुछ लाख सालों में ही बना है। और आपने कहा था कि ये गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर से जुड़े हैं, वो कैसे? हाँ, ऐसा माना जाता है कि जो अपनी अरावली है और दक्षिणी पूर्वी पठार है वो पुराने गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। अच्छा। और जो पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान है वो उस टेथिस सागर की जगह पर बने हैं, जो धीरे धीरे सूखता गया। और एक और बड़ा फर्क है बारिश का। जबरदस्त अंतर है। मरुस्थल में तो साल में 40 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। बहुत कम। जी। और उधर दक्षिणी पूर्वी पठार में 80 से 120 सेंटीमीटर तक हो जाती है। और यही बारिश का अंतर ही तो तय करता है कि वहाँ पेड़ पौधे कैसे होंगे, जीवन कैसा होगा। चलिए तो फिर सबसे बड़े वाले से ही शुरू करते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, थार का मरुस्थल, ये तो मतलब राजस्थान का 2/3 हिस्सा है। बिल्कुल, लगभग 61.11% क्षेत्रफल, यानी करीब 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। बहुत बड़ा इलाका है। हाँ। और आज जहां हमें रेत ही रेत दिखती है, कहते हैं करीब 7,000 साल पहले यहाँ जंगल हुआ करते थे। जंगल रेगिस्तान में? हाँ, लेकिन फिर क्लाइमेट चेंज हुआ और ये धीरे धीरे मरुस्थल में बदल गया। इसका जो ढलान है वो आमतौर पर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है, मतलब इस तरफ जमीन नीची होती जाती है। मरुस्थल का नाम सुनते ही तो वीराने का ख्याल आता है। लेकिन थार के बारे में कुछ बातें बड़ी अजीब हैं। जैसे मैंने सुना ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मरुस्थल है। हाँ, ये थार की एक बहुत ही अनोखी बात है। ये सिर्फ सबसे ज्यादा आबादी वाला ही नहीं, बल्कि यहाँ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता भी दूसरे गर्म रेगिस्तानों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अच्छा जी। और एक और मजेदार बात, पिछले 10 सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा उल्कापिंड गिरने की घटनाएं भी इसी इलाके में रिपोर्ट हुई हैं। अरे वाह। भूगोलवेत्ता इसे ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल का ही पूर्वी किनारा मानते हैं। यहाँ जमीन के नीचे क्या मिलता है, मतलब चट्टानें किस तरह की हैं? यहाँ ज्यादातर अवसादी चट्टानें मिलती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके। ये पुराने थेथिस सॉगर के तलछट से बनी हैं। और इसी वजह से यहाँ कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जैसे खनिज मिलने की अच्छी संभावना है और मिल भी रहे हैं काफी। हाँ। इतिहास में देखें तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसकी सूखेपन की वजह से इसे रूक्ष क्षेत्र कहा था। रूक्ष क्षेत्र? हाँ। और जो चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, उसने इस इलाके को गुर्जरात्रा नाम दिया था। गुर्जरात्रा, हाँ सुना है। अच्छा, एक शब्द अक्सर सुनने को मिलता है, मरुस्थलीकरण या रेगिस्तान का मार्च। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है मरुस्थल का धीरे धीरे पूर्व की तरफ बढ़ना। पूर्व की तरफ? हाँ। अरावली की तरफ? हाँ, उपजाऊ जमीन की तरफ। हवाएं क्या करती हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ रेत उड़ाकर ले जाती हैं। जैसलमेर का एक गांव है नाचना गांव, वो इस चीज के लिए काफी जाना जाता है। और इस मरुस्थल को राजस्थान के बाकी हिस्सों से, खासकर अरावली से अलग करने वाली एक लाइन है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा? हाँ, मतलब वो लाइन जिसके पश्चिम में सालाना बारिश 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तो इसके पश्चिम में मरुस्थल है और पूरब में थोड़ा कम सूखा इलाका।
अब इस पूरे बड़े से मरुस्थलीय प्रदेश को भी हम बारिश के हिसाब से 2 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। अच्छा, वो कौन से? पहला है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जहां बारिश 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यानी बिल्कुल सूखा। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जहां 25 से 50 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। इसे राजस्थान बांगर भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले शुष्क प्रदेश की बात करते हैं। 25 सेंटीमीटर से कम बारिश, बाप रे, बहुत ही सूखा इलाका होगा ये तो। हाँ, इसमें बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा जैसे जिले आते हैं। जैसलमेर का सम गांव तो लगभग वनस्पति विहीन है, घास का तिनका भी मुश्किल से दिखता है। लेकिन यहाँ कुछ खास चीजें भी तो हैं। बिल्कुल, जैसे लाठी सीरीज। ये पोखरन से मोहनगढ़ तक जमीन के नीचे मीठे पानी का एक बहुत बड़ा भंडार है, करीब 80 किलोमीटर लंबी पट्टी। जमीन के नीचे? हाँ, इसे 2007 में काजरी, जो जोधपुर में है, उसने खोजा था। और इसी पानी की वजह से यहाँ सेवण, धामण, करड़ जैसी बहुत पौष्टिक घास उगती है, जो जानवरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। और वो थार का घड़ा? हाँ, पास में ही चंदन नलकूप है, उसमें मीठा पानी निकलता है, तो उसे थार का घड़ा कह देते हैं। और वो करोड़ों साल पुराने पेड़ वाली जगह भी यही है ना? बिल्कुल, जैसलमेर के पास आकलवुड फॉसिल्स पार्क। यहाँ जुरासिक काल के, मतलब कोई 18 करोड़ साल पुराने पेड़ों के जीवाश्म मिले हैं। लकड़ी के टुकड़े जो पत्थर बन गए हैं। 18 करोड़ साल? हाँ, ये सबूत है कि ये इलाका कभी हरा भरा जंगल था। हाँ। और एक और अजूबा है फलोदी के पास, बाप बोल्डर्स। बाप बोल्डर्स? हाँ, ये बड़े बड़े गोल पत्थर हैं। माना जाता है कि ये करोड़ों साल पहले, जब यहाँ ग्लेशियर थे, उनके पिघलने से बहकर आए थे। रेगिस्तान में ग्लेशियर? हाँ, है ना अजीब बात, पर ये भूवैज्ञानिक सबूत है। तो क्या पूरे शुष्क प्रदेश में सिर्फ रेत की टीले ही टीले हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इस शुष्क प्रदेश का एक हिस्सा ऐसा भी है जहाँ रेत के टीले नहीं है। उसे कहते हैं बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप मुक्त? हाँ, ये फलोदी, पोखरण और बालोतरा के बीच का पथरीला इलाका है। पत्थर ज्यादा है, रेत कम। इसे स्थानीय भाषा में हम्मादा कहते हैं। हम्मादा? जी, ये कुल पश्चिमी मरुस्थल का करीब 41.5% हिस्सा है। बाकी का जो 58.5% है, वो बालू का स्तूप युक्त है, जहां रेत के टीले यानी धोरे पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा धोरे जैसलमेर जिले में है। अच्छा, अब आते हैं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पर, जिसे राजस्थान बांगर भी कहते हैं। यहाँ बारिश थोड़ी सी ज्यादा है, 25 से 50 सेंटीमीटर। हाँ, ये शुष्क मरुस्थल और अरावली के बीच का ट्रांजिशन जोन है। इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर तक के इलाके शामिल हैं। इसे भी समझने के लिए हम 4 छोटे हिस्सों में देख सकते हैं। पहला कौन सा है? पहला है घग्गर का मैदान। ये बिल्कुल उत्तर में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में है। ये प्राचीन सरस्वती नदी की सूखी घाटी में बहने वाली घग्गर नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। काफी उपजाऊ है ये। हनुमानगढ़ में घग्गर के पाट को लोकल लोग नाली कहते हैं। नाली? अच्छा, और दूसरा उपभाग? दूसरा है शेखावाटी क्षेत्र। इसमें चूरू, सीकर, झुंझुनू आते हैं। यहाँ की खासियत है कि जमीन के नीचे चूने की परतें हैं। चूने की परतें? हाँ, तो बारिश का पानी नदियों में ज्यादा बहने की बजाय नीचे रिस जाता है, इसलिए इसे आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ जो पुरानी कम उपजाऊ मिट्टी है, उसे बांगर कहते हैं। इसीलिए इसे बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ घास के मैदानों को बीड़ कहते हैं, और पानी बचाने के लिए जो पुराने तरीके के कच्चे कुएं खोदे जाते हैं, उन्हें जोहड़ कहते हैं। ये वाटर हार्वेस्टिंग का बढ़िया उदाहरण है। तीसरा भाग है नागौरी उच्च भूमि। ये नाम से ही थोड़ा ऊंचा लग रहा है। हाँ, ये शेखावाटी और नीचे लूणी बेसिन के बीच का थोड़ा उठा हुआ मैदानी भाग है, खासकर नागौर और डीडवाना कुचामन जिलों में। यहाँ सांभर, डीडवाना, कुचामन जैसी खारे पानी की कई झीलें हैं। ये सब चिथिस सागर के बचे खुचे हिस्से माने जाते हैं। लेकिन यहाँ वो पानी की समस्या भी तो है, फ्लोराइड वाली। हाँ, वो एक बड़ी समस्या है। पानी में फ्लोराइड बहुत ज्यादा है, खासकर नागौर से अजमेर के बीच के इलाके में। इससे फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है। दांत पीले पड़ जाते हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, पीठ में कुबड़ निकल आता है। कुबड़? हाँ, इसीलिए जायल से पुष्कर तक के इलाके को कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी भी कहते हैं। ओह, ये तो गंभीर बात है। और चौथा उपभाग है
लूनी नदी का क्षेत्र। जी, इसे गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन कहते हैं। ये पाली, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, जालौर में लूनी और उसकी सहायक नदियों से बना मैदान है। यहाँ कुछ खास पहाड़ियां हैं, जैसे बालोतरा से सिवाना के बीच ग्रेनाइट की 56 की पहाड़ियां। यहीं नाकोड़ा पर्वत पर मशहूर जैन तीर्थ है, नाकोड़ा भैरव। और पीपलूद गांव में हल्देश्वर महादेव मंदिर है। उसे रेगिस्तान का माउंट आबू भी कहते हैं, क्योंकि वहां थोड़ी हरियाली और ठंडक रहती है। रेगिस्तान का माउंट आबू। हाँ, और जालौर और सिवाना के आसपास ग्रेनाइट और रायोलाइट चट्टानों के गोल गोल टीले मिलते हैं, गुंबद जैसे। उन्हें इंसेलबर्ग कहते हैं। और इसी ग्रेनाइट के वजह से जालौर में ग्रेनाइट इंडस्ट्री इतनी डेवलप हुई है। मरुस्थल की बात चल रही है तो रेत के टीलों का जिक्र तो जरूरी है। मतलब धोरे या बालू का स्तूप, ये बनते कैसे हैं और क्या ये सब एक जैसे होते हैं? हाँ, धोरे तो मरुस्थल की पहचान है। ये बनते हैं हवा से। जब हवा रेत को उड़ाकर एक जगह जमा करती जाती है, जैसलमेर में जो धोरे हवा के साथ अपनी जगह बदलते रहते हैं, मतलब हिलते डुलते रहते हैं, उन्हें धरियन कहते हैं। धरियन? हाँ, और इनके कई प्रकार होते हैं हवा की दिशा और रफ्तार के हिसाब से। जैसे एक होते हैं अनुदैर्ध्य या रेखीय स्तूप। ये हवा की दिशा के पैरेलल लंबी लंबी लाइनों में बनते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर में काफी दिखते हैं। अच्छा, और वो चांद जैसे दिखने वाले? हाँ, वो बरखान कहलाते हैं, आधे चांद जैसे। ये बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और मरुस्थलीकरण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार यही माने जाते हैं। चूरू का भालेरी गांव इनके लिए मशहूर है। ओह, फिर एक पैराबोलिक होते हैं महिलाओं के हेयरपिन जैसे, यू शेप के। ये हवा की उल्टी दिशा में बनते हैं और राजस्थान में सबसे ज्यादा यही वाले पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा? हाँ। फिर तारा बालू का स्तूप होते हैं स्टार जैसे। ये तब बनते हैं जब हवा कई दिशाओं से आती है। मोहनगढ़, सूरतगढ़ में मिलते हैं। और एक शबकाफीज होते हैं जो छोटी छोटी झाड़ियों के पास बन जाते हैं। वाह, इतने सारे प्रकार हैं। अच्छा, मरुस्थल से जुड़े और भी कई शब्द हैं, रन, खड़ीन, प्लाया, ये क्या? हाँ, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, इर्ग का मतलब है पूरा रेतीला मरुस्थल। हमादा मतलब पथरीला मरुस्थल, जैसे हमने पोखरण फलोदी के बीच की बात की। रैग होता है मिश्रित मरुस्थल, जिसमें रेत और कंकड़ पत्थर दोनों हों। प्लाया होती हैं बारिश के पानी से बनी बड़ी लेकिन अस्थायी खारी झीलें। अच्छा। जब ये झीलें सूख जाती हैं तो जो दलदली नमकीन जमीन बचती है उसे रन या टाट कहते हैं। जैसलमेर में सबसे ज्यादा रन है। और खडीन? खडीन दरअसल रन की जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसमें खेती करने का एक पुराना तरीका है। इसे पालीवाल ब्राह्मणों ने शुरू किया था। वो बारिश के पानी को रोककर खेती करते थे। पानी बचाने का तरीका? बिल्कुल। और लाठी सीरीज की बात हमने की थी, जमीन के नीचे मीठे पानी की पट्टी। और एक पीवड़ा नाम का सांप भी होता है जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में, काफी जहरीला। पीवड़ा, ओके। तो ये था विशाल पश्चिमी मरुस्थल। अब चलते हैं राजस्थान के दूसरे अहम हिस्से पर, अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये तो दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियां हैं ना? बिल्कुल। अरावली एक वलित पर्वतमाला है, फोल्ड माउंटेन। जैसे हिमालय बना है वैसे ही बनी थी, प्लेट्स के टकराने से। लेकिन ये तो हिमालय से भी बहुत पुरानी है। हाँ, अरबों साल पुरानी, प्री कैम्ब्रियन युग के। अब इतनी पुरानी है तो घिस गई है काफी। तो अब ये अवशिष्ट पर्वत यानी रेजिडुअल माउंटेन के रूप में बची है। ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर दिल्ली तक जाती है, करीब 692 किलोमीटर। लेकिन इसका लगभग 80% हिस्सा यानी कोई 550 किलोमीटर राजस्थान में है, सिरोही के खेड़ ब्रह्मा से झुंझुनू के खेतरी तक। और इसकी औसत ऊंचाई? करीब 930 मीटर। ये राजस्थान के लिए इतनी जरूरी क्यों है? मतलब क्या महत्व है इसका? अरावली तो राजस्थान के लिए कह सकते हैं वरदान है। एक तो ये राज्य को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है, पश्चिम का सूखा रेगिस्तान और पूरब का हरा भरा मैदान। हाँ। दूसरे, ये रेगिस्तान को पूरब में फैलने से रोकती है, एक दीवार की तरह खड़ी है। अच्छा। ये मानसून की हवाओं को भी प्रभावित करती है। फिर बनास, लूनी, साबरमती जैसी कई नदियों का उद्गम स्थल भी यही है। पानी का सोर्स भी है। जी, और खनिजों का तो भंडार है। सीसा, जस्ता, तांबा, अभ्रक, क्या नहीं मिलता यहाँ जी। और ये भारत की महान जल विभाजक रेखा भी कहलाती है। वो क्यों? क्योंकि ये अरब सागर में गिरने वाली नदियों और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के पानी को अलग करती है। इसके पश्चिम का पानी अरब सागर में जाता है, पूरब का बंगाल की खाड़ी में। और कहते हैं इसकी जड़ें अरब सागर में मिनिकाय द्वीप तक जाती हैं।
इसीलिए अरब सागर को अरावली का पिता भी कहते हैं। अरे वाह, ये तो नई बात पता चली। क्या पूरी अरावली एक जैसी है या इसमें भी हिस्से हैं? नहीं, इसमें भी काफी फर्क है। इसे हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला, उत्तरी अरावली। ये जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू वाले इलाके में है। ये थोड़ी कम ऊंची है और ज्यादा कटी फटी है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सीकर में रघुनाथगढ़ है, 1055 मीटर। ओके। दूसरा है मध्य अरावली। ये खासकर अजमेर और ब्यावर के इलाके में है। ये सबसे पतली है और इसमें गैप्स भी सबसे ज्यादा है। गैप्स मतलब बीच बीच में पहाड़ियां खत्म हो जाती हैं या बहुत नीची हो जाती हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी ब्यावर में टॉडगढ़ या गौरम जी है, 934 मीटर। तारागढ़ और नाग पहाड़, जहाँ से लूनी निकलती है, वो भी यही है। और यहाँ पहाड़ों के बीच जो तंग रास्ते होते हैं उन्हें दर्रा या नाल कहते हैं, जैसे बड़ दर्रा है जो पाली और ब्यावर को जोड़ता है। और तीसरा हिस्सा? तीसरा है दक्षिणी अरावली। ये सिरोही, उदयपुर, राजसमंद वाले इलाके में है। ये अरावली का सबसे ऊंचा और सबसे चौड़ा हिस्सा है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर, वो यहीं सिरोही में है। कर्नल टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा था। संतों का शिखर? जी। इसके अलावा सैर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ जैसी कई ऊंची चोटियां इसी हिस्से में हैं। और देसूरी की नाल, हाथी घोड़ा की नाल, केवड़ा की नाल जैसी कई महत्वपूर्ण नाले या दर्रे भी यही हैं। दक्षिणी अरावली में कुछ खास तरह की पहाड़ियों के नाम भी हैं शायद, जैसे गिरवा, भाकर, मैंने सुने हैं। हाँ, बिल्कुल है। दक्षिणी अरावली में कुछ लोकल नाम बहुत मशहूर हैं, जैसे उदयपुर शहर जिन बेसिन जैसी तश्तरीनुमा पहाड़ियों से घिरा है, उन्हें गिरवा कहते हैं। अच्छा, उदयपुर के चारों ओर? हाँ। और सिरोही में जो तेज ढलान वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, उन्हें भाकर कहते हैं। उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का जो हरा भरा इलाका है, उसे देशशहरों कहते हैं। देशशहरों मतलब हरा भरा? जी। डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच की पहाड़ियों को मेवल कहते हैं। और ब्यावर के पास मेरवाड़ा पहाड़ियां हैं जो मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती हैं। वाह, कितनी डिटेल है। अच्छा, अरावली के बाद अब चलते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की तरफ। यहाँ आबादी सबसे ज्यादा है, सही कहा? हाँ, बिल्कुल। ये राजस्थान के एरिया का तो करीब 23% ही है, लेकिन यहाँ राज्य की लगभग 39% आबादी रहती है। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा यही है। कौन कौन से जिले आते हैं इसमें? इसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर से लेकर नीचे भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर और दक्षिण में डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक के इलाके आते हैं। ये मैदान बना कैसे है? ये मुख्य रूप से चंबल, बनास, बाणगंगा और माही, इन नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल से बना है। तो मिट्टी उपजाऊ होगी? बहुत उपजाऊ। इसीलिए ये इलाका खेती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसे राजस्थान का अन्न भंडार या खाद्यान्न का कटोरा भी कहते हैं। खाद्यान्न का कटोरा? जी। इस मैदान को भी क्या नदियों के हिसाब से बांटा गया है? हाँ, इसे भी मुख्य रूप से 4 नदी बेसिन में देखा जाता है। पहला है चंबल बेसिन। ये कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में चंबल नदी का इलाका है। यहाँ नदी ने जमीन को बहुत काट दिया है, जिससे गहरे खड्डे बन गए हैं। उन्हें बीहड़ या रिवाइंस कहते हैं। हाँ, बीहड़ तो सुने हैं, डाकुओं वाले। हाँ, वही। ये उबड़ खाबड़ इलाका डांग क्षेत्र भी कहलाता है। करौली में सबसे ज्यादा है, इसलिए करौली को डांग की रानी कहते हैं। डांग की रानी? अच्छा। दूसरा बेसिन? दूसरा है बनास बेसिन। ये सबसे बड़ा बेसिन है। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक वगैरह में फैला है। बनास और उसकी सहायक नदियों ने यहाँ उपजाऊ मैदान बनाया है। तीसरा है माही बेसिन। इसे 56 का मैदान भी कहते हैं। ये दक्षिणी राजस्थान में है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, यहाँ माही नदी बहती है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 गांव या नदी नालों का समूह है। उसे 56 का मैदान कहते हैं। इसलिए 56 का मैदान? जी। प्रतापगढ़ में माही नदी के किनारे का इलाका कांठल कहलाता है और डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ कहलाता है। और चौथा? चौथा है बाणगंगा बेसिन।
ये जयपुर, दौसा, भरतपुर वाले इलाके में बाणगंगा नदी का मैदान है। ठीक है। और अब आखिर में चौथा भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। हाँ, ये राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण पूर्व कोने में है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले इसमें आते हैं। एरिया के हिसाब से ये सबसे छोटा है, करीब 7%, और आबादी भी करीब 11% है। ये असल में मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है उसी का उत्तरी हिस्सा है। अच्छा, मालवा पठार का हिस्सा। हाँ, जो कि दक्कन के लावा पठार का भाग है। यहाँ लावा से बनी काली मिट्टी मिलती है, जो कपास और मसालों की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर के आसपास है। क्या इस पठारी इलाके के भी कोई हिस्से हैं? हाँ, इसे भी 2 मुख्य भागों में देखते हैं। पहला है विंध्यन कगार भूमि। ये चंबल और बनास नदियों के बीच में है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में। यहाँ बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन की ऊंची कगारें हैं, किनारे जैसे। यहीं पर महान सीमा भ्रंश यानी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। ये एक बहुत बड़ी दरार है जमीन में, जहां अरावली और विंध्याचल पर्वत मिलते हैं। अरावली और विंध्याचल का मिलन स्थल। जी। और दूसरा भाग? दूसरा है दक्कन लावा पठार। ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में फैला हुआ मेन पठारी हिस्सा है। हाँ। यहाँ लावा वाली काली मिट्टी है। बूंदी की पहाड़ियां, कोटा, झालावाड़ में मुकंदरा की पहाड़ियां, वो सब इसी का हिस्सा है। बारां में रामगढ़ के पास एक घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी है, उसे रामगढ़ क्रेटर कहते हैं। क्रेटर मतलब उल्कापिंड से बना? हाँ, माना जाता है कि यहाँ कोई उल्कापिंड गिरा था, जिससे ये गड्ढा या संरचना बनी है। इससे अब जियो हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला है। अच्छा। राजस्थान में कुछ और भी मशहूर पठार हैं, जैसे ओडिया पठार, भोराड़ पठार का नाम सुना है? हाँ, इन 4 मुख्य प्रदेशों के अलावा कुछ खास पठारों का जिक्र करना भी जरूरी है। जैसे उड़िया पठार सिरोही में है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर। गुरु शिखर इसी के पास है। सबसे ऊंचा पठार? हाँ। फिर है आबू पठार, ये भी सिरोही में है। ये दूसरा सबसे ऊंचा है, 1200 मीटर। माउंट आबू शहर इसी पर बसा है। ओके। फिर है भौराट पठार। ये उदयपुर में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच फैला है। ये भी काफी ऊंचा है, करीब 1225 मीटर। मेसा पठार चित्तौड़गढ़ में है, जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला बना है। मेसा पठार पर चित्तौड़गढ़ किला? जी। और ऊपरमाल पठार है चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच, बिजौलिया और भैंसरोड़गढ़ के बीच का इलाका। ये हाड़ौती पठार का ही भाग माना जाता है। एक लसाड़िया पठार भी है सलुम्बर में, जैसमंद झील के पूरब में। ये थोड़ा कटाफटा सा है। तो ये थी राजस्थान के 4 अलग अलग भौगोलिक चेहरों की कहानी। मतलब एक तरफ सूखा रेगिस्तान, फिर वो पुरानी अरावली, फिर नदियों का बनाया उपजाऊ मैदान, और आखिर में लावा का पठार। वाकई कमाल की विविधता है राजस्थान में, है ना? तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? मतलब ये जो अलग अलग भौगोलिक रूप हैं, ये राजस्थान के लिए क्या मायने रखते हैं? ये तय करती है कि कहाँ कितना पानी मिलेगा, कहाँ कैसी मिट्टी होगी, कौन से खनिज मिलेंगे, कैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु होंगे। मतलब पूरा का पूरा पर्यावरण इसी भूगोल पर टिका है। और यही पर्यावरण फिर वहाँ के लोगों के जीवन को, उनकी संस्कृति को, उनके खान पान, उनके काम धंधों और उनकी चुनौतियों को आकार देता है। सही बात है। जैसे पश्चिम में पानी की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो अरावली खनिजों का खजाना है। पूर्वी मैदान खेती का आधार है, तो पठारी इलाके की अपनी अलग खासियतें हैं। बिल्कुल। और यही से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, पूछिए। कि जिस तरह इस भूगोल ने राजस्थान के अतीत को और आज को बनाया है, ये भविष्य को कैसे शक्ल देगा? क्या ये जो विविधता है, ये भविष्य में राजस्थान के लिए एक चुनौती ही बनी रहेगी, या फिर ये विकास के नए रास्ते भी खोलेगी? जैसे हम सुनते हैं कि मरुस्थल सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है, अरावली में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, मैदान हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो भविष्य में इस भूगोल का और विकास का संतुलन कैसे साधा जा सकता है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब सीधा नहीं है। इस पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है। बहुत खूब। इस गहरी और इतनी जानकारी भरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। उम्मीद है इस चर्चा से राजस्थान की जो भौगोलिक तस्वीर है उसे समझने में थोड़ी मदद मिली होगी और शायद कुछ नए सवाल भी मन में आए होंगे। और ऐसे ही मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल एनसीयू परीक्षा रैंक पर।